आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किसे कौन सा मेडल मिला, बल्कि ये भी समझेंगे कि दुनिया भर में और हमारे अपने देश भारत में किन उपलब्धियों को सच में सिर आंखों पर बिठाया जाता है। मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करती हूँ। प्रश्न 1, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? उत्तर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न एक संगीतकार को दिया गया। हाँ, ये महज एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस गहराई की पहचान थी जिसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी ने अपने स्वर से विश्व पटल पर रखा। चलिए, इसी कड़ी में अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न 2, पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उत्तर, 1999। 1999 यह वर्ष अपने आप में एक मील का पत्थर है। हाँ, पंडित रविशंकर ने इस सितार को जो वैश्विक पहचान दिलाई, उसे इस सर्वोच्च सम्मान के जरिए देश ने भी पूरी तरह से स्वीकार किया। और अब भारत रत्न की ही बात हो रही है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि यह सम्मान केवल कला तक सीमित नहीं है। मैं अगला सवाल लेती हूँ। प्रश्न 3, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? उत्तर, 1990। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न नजर आता है। हाँ, 90 के दशक का पैटर्न। बिल्कुल। 1990 में एक ऐसे युग पुरुष को सम्मान मिलता है जिन्होंने हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया और संविधान की रचना की। सही कहा। और उसी दशक के आखिर में 99 में एक महान संगीतकार को वही सम्मान मिलता है। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक धरोहर दोनों को समान महत्व देता है। बिल्कुल सही। अब हम कला को मिलने वाले राज्य स्तरीय समर्थन की बात करते हैं। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 4, संगीत के क्षेत्र में तारापुर संगीत समारोह किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? उत्तर, मध्य प्रदेश। ये एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अपनी जगह है, लेकिन कला को जीवित रखने का असली काम अक्सर राज्य स्तर पर ही होता है। मध्य प्रदेश सरकार का ये समारोह इसी का प्रमाण है। एकदम सही। अब हम संगीत के मंच से सीधे खेल के मैदान की ओर चलते हैं, जहां शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा होती है। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 5, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? उत्तर, विश्वनाथन आनंद। ये तथ्य मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? मतलब, जब भी हम खेल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में दौड़ते भागते खिलाड़ी आते हैं, लेकिन खेल जगत का ये सर्वोच्च और प्रथम सम्मान एक ऐसे खिलाड़ी को मिला जिनका खेल पूरी तरह से दिमागी एकाग्रता पर निर्भर है, शतरंज। हाँ, विश्वनाथन आनंद। ये साबित करता है कि बौद्धिक खेलों को भी हमारे देश में शारीरिक खेलों के बराबर ही रुतबा हासिल है। बिल्कुल। अब इस पहले चरण के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न 6, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर, भानु अथैया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है कि कैसे खेल और सिनेमा दोनों में भारतीयों ने अपनी वैश्विक छाप छोड़ी है। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ऑस्कर जैसी वैश्विक संस्था में अपनी छाप छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। इन शुरुआती 6 सवालों में ही हमने देख लिया कि कैसे शास्त्रीय संगीत से लेकर शतरंज तक और हॉलीवुड के ऑस्कर तक भारतीय प्रतिभाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल। इस पहले चरण ने एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी है। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तो इस चरण का फोकस क्या होगा? इस बार हमारा मुख्य ध्यान साहित्य की दुनिया, सिनेमा के प्रतिष्ठित सम्मानों और वैश्विक शांति के क्षेत्र पर होगा। चलिए, साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि से इसकी शुरुआत मैं करता हूं। प्रश्न 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा सम्मान है और इसमें किसी महिला का पहली बार विजेता बनना महज एक पुरस्कार नहीं है। हाँ, ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है। बिल्कुल। ये साहित्य में महिलाओं की मजबूत होती आवाज का प्रतीक है। साहित्य की इसी दुनिया से जुड़ा एक और सम्मान है, मैं उसे पढ़ती हूँ। प्रश्न 8, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? उत्तर, साहित्य। हमारी इस चर्चा में ये स्पष्ट हो रहा है
कि शब्दों की ताकत को कितनी अलग अलग संस्थाओं द्वारा पहचाना जाता है, ज्ञानपीठ हो या सरस्वती सम्मान। हाँ, ये इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे समाज में विचारकों का स्थान कितना ऊंचा है। लेकिन समाज को प्रभावित करने का एक और बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है सिनेमा। बिल्कुल, और भारत में सिनेमा की बात इस अगले सम्मान के बिना अधूरी है। मैं पढ़ता हूं, प्रश्न 9, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर, सिनेमा। सिनेमा महज मनोरंजन नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। सही कहा, लेकिन कला और साहित्य से इतर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा जीवन ही समाज के यथार्थ को बदलने में लग जाता है। हाँ, और जब ऐसे कार्यों को वैश्विक पहचान मिलती है तो वो पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। मैं अगला सवाल लेती हूँ, प्रश्न 10, नोबेल शांति पुरस्कार 2014 के विजेता कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से जुड़े हैं? उत्तर, बचपन बचाओ आंदोलन। इस एक सवाल में कितनी गहराई है जरा सोचिए। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और ये किसी राजनीतिक समझौते के लिए नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया जो एकदम जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। ये बताता है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे और बेबस लोगों के अधिकारों की रक्षा करने से शुरू होते हैं। ये वाकई सामाजिक सेवा का चरम है। चलिए अब वापस कला और संस्कृति की ओर मुड़ते हैं। हमने पहले मध्य प्रदेश के एक समारोह की बात की थी, अब उसी राज्य के एक और बड़े सम्मान को देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, प्रश्न 11, किस भारतीय राज्य ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की? उत्तर, मध्य प्रदेश। ये देखना दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश राज्य का नाम इस स्रोत में दूसरी बार उभरा है। पहले तारापुर संगीत समारोह और अब तानसेन सम्मान। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि कुछ राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। अब हम इस दूसरे चरण के अंतिम सवाल पर आते हैं, जो एक बार फिर भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। मैं पढ़ता हूं, प्रश्न 12, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर, अरुंधति रॉय। अगर हम इस पूरे दूसरे चरण को एक साथ रखकर देखें तो साहित्य की दुनिया का एक बहुत ही सुंदर चित्र उभरता है। बिल्कुल, पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी जी की बात की, जो राष्ट्रीय स्तर की एक ऐतिहासिक जीत थी। और फिर हमने बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय की बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय कहानियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाई है। यही इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खूबी है। ये महज तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो हमें राष्ट्रीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक पटल तक ले जाती है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। ये चरण पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलग-अलग वैश्विक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों पर केंद्रित है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम भारत के ही एक बहुत पुराने खेल सम्मान से करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, प्रश्न 13, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर, 1961। 1961 का ये साल भारतीय खेलों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो समय था जब देश ने ये महसूस किया कि खेल के क्षेत्र में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक संस्थागत पहचान मिलनी चाहिए। हाँ, अर्जुन पुरस्कार ने उसी मेहनत को एक नाम दिया। अब खेल से आगे बढ़कर साहित्य के एक और बहुत ही आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं। आप पढ़ेंगी? हाँ बिल्कुल। प्रश्न 14, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली यह मान्यता ये दर्शाती है कि भाषा की सीमाएं अब टूट रही हैं। सही कहा। बेहतरीन साहित्य किसी भी भाषा का हो, अनुवाद के माध्यम से वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। साहित्य के बाद अब हम संगीत के उस सम्मान की बात करते हैं जिसे संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच माना जाता है। मैं पढ़ती हूँ, प्रश्न 15, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर, संगीत। संगीत की तरह ही एक और क्षेत्र है जिसकी अपनी एक अलग ही सार्वभौमिक भाषा है, और वो है संख्याओं और तर्कों की भाषा। आप गणित की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम अक्सर विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन गणित के क्षेत्र में भी एक ऐसा ही सर्वोच्च सम्मान मौजूद है। मैं पढ़ता हूं, प्रश्न 16, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, गणित। गणित जैसे जटिल क्षेत्र को सम्मानित करने के लिए एबल पुरस्कार का होना इस बात का सबूत है कि दुनिया को आगे बढ़ाने में केवल कला ही नहीं बल्कि तार्किक विज्ञान का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल,
विज्ञान और कला से इतर एक ऐसा पेशा भी है जो समाज को सच्चाई से रूबरू कराता है। मैं अगला सवाल लेता हूं। प्रश्न 17। पुलित्जर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर अमेरिका। अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला ये पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से पत्रकारिता में उत्कृष्टता को पहचानता है। जब भी कोई समाज पत्रकारिता को इस स्तर पर सम्मानित करता है तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। एकदम सही। अब हम विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने से जुड़े एक पुरस्कार को देखते हैं। आप पढ़ेंगी? हाँ। प्रश्न 18। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाला ये कलिंग पुरस्कार एक बहुत ही अनोखा विचार है। ये सिर्फ विज्ञान की नई खोजों के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ बनाने वालों को दिया जाता है। इसका मतलब है कि ज्ञान का प्रसार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान की खोज करना। बिल्कुल। चलिए अब इस अंतर्राष्ट्रीय चरण के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो एशिया महाद्वीप के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान की बात करता है। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 19। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? उत्तर फिलीपींस। गणित से लेकर संगीत और पत्रकारिता तक यदि हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो दुनिया भर में प्रतिभाओं को पहचानने का दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से लेकर एबल पुरस्कार तक मानव जाति ने अलग अलग तरीकों से उत्कृष्टता को सराहने के मापदंड तय किए हैं। ये विविधता वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है और इन सीधे तथ्यों को एक के बाद एक समझने से इनके पीछे का जो पूरा ढांचा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जी, और अब हम अपनी इस ज्ञानवर्धक चर्चा के आखिरी और चौथे चरण में पहुंच गए हैं। इस आखिरी हिस्से में हम देश के सर्वोच्च सम्मानों और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए खेल जगत के एक व्यावहारिक पहलू से इसकी शुरुआत मैं करती हूँ। प्रश्न 20। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? उत्तर 25 लाख। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी सम्मान की पहचान सिर्फ प्रशस्ति पत्र से नहीं होती, बल्कि उसके साथ दी जाने वाली आर्थिक मदद से भी होती है। हाँ, 25 लाख रुपए की ये राशि सुनिश्चित करती है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सम्मान भी है जिसका महत्व किसी भी धनराशि से कहीं ऊपर है। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 21। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उत्तर भारत रत्न। भारत रत्न, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये किसी भी भारतीय के लिए वो आखिरी मुकाम है जहां पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हमने आज की शुरुआत ही भारत रत्न के पहले संगीतकार विजेता से की थी और अब हम फिर उसी शिखर पर लौट आए हैं। चलिए अब समकालीन सिनेमा की एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता की बात करते हैं। मैं अगला सवाल लेता हूं। प्रश्न 22। दी डिसाइपल फिल्म के लिए 2020 में पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक कौन हैं? उत्तर चैतन्य तमाणे। सिनेमा की दुनिया लगातार बदल रही है और दी डिसाइपल जैसी फिल्म के लिए चैतन्य तमाणे को मिली ये पहचान बताती है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ पारंपरिक कहानियों तक सीमित नहीं है। एकदम सही। अब हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जिसका सीधा संबंध इंसान के जीवन से है। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 23। विधानचंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर चिकित्सा। कला और साहित्य अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चिकित्सा का क्षेत्र तो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होता है। बीसी रॉय पुरस्कार उन डॉक्टरों के समर्पण को मान्यता देता है जो अक्सर अस्पतालों में खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल। अब साहित्य की दुनिया में हाल ही में मिली एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता की ओर रुख करते हैं। आप पढ़ेंगी? हाँ। प्रश्न 24। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? उत्तर गीतांजलि श्री। इस एक जीत ने भारतीय साहित्य को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ये पहली बार था जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित संस्करण ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। हाँ, हमने पहले अरुंधति रॉय की बात की थी, लेकिन गीतांजलि श्री की ये जीत भारतीय भाषाओं के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जैसी है। अब हम खेल के मैदान में वापस चलते हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े उन लोगों की बात करते हैं जो उन्हें गढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न 25। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्तर खेल प्रशिक्षकों को। ये मेरे पसंदीदा पुरस्कारों में से एक है। अक्सर सारी तालियां मैदान पर जीतने वाले खिलाड़ी को मिलती हैं। हाँ, कोच अक्सर पीछे ही रह जाते हैं। बिल्कुल।
लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार ये सुनिश्चित करता है कि उस खिलाड़ी को तराशने वाले कोच की उस अदृश्य मेहनत को भुलाया ना जाए। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है। एकदम सही बात है। और अब इस गहन चर्चा के बिल्कुल आखिरी सवाल पर आते हैं, जो सिनेमा की लोकप्रियता से जुड़ा है। मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न 26। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर शाहरुख खान। तो इस आखिरी सवाल के साथ ही हमने अपनी आज की सूची को पूरी तरह से कवर कर लिया है। प्रश्न 27। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उत्तर 2001। बिल्कुल। प्रश्न 28। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ए.आर. रहमान ने कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? उत्तर 2। बहुत बड़ी बात है। प्रश्न 29। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? उत्तर हरिवंश राय बच्चन। इन 3 प्रश्नों के बाद अगर हम ध्यान दें तो साफ दिखता है कि कैसे भारत की कला और साहित्य को सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। साल 2001 में लता जी को मिला भारत रत्न हो या रहमान जी के एक ही प्रोजेक्ट के लिए जीते गए 2 ऑस्कर। हाँ, और हरिवंश राय बच्चन जी का वो पहला सरस्वती सम्मान भी। बिल्कुल, ये सभी कला और साहित्य के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। एकदम सही बात है। अब हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम नोबेल पुरस्कार, खेल और विज्ञान की दुनिया के तथ्यों को देखेंगे। तो प्रश्न 30। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1901। जी। प्रश्न 31। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? उत्तर विश्वनाथन आनंद। और प्रश्न 32। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम नोबेल की शुरुआत को देखें तो 1901 का साल बहुत पुरानी और मजबूत नींव दिखाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार का महत्व भी इसी बात से जुड़ता है कि समाज विज्ञान को कितनी अहमियत देता है। बिल्कुल। और खेल में आनंद जी का वो पद्म विभूषण भी तो इसी उत्कृष्टता का हिस्सा है। हाँ, वो भी पहली बार किसी खिलाड़ी को मिलना सच में एक बड़ी बात है। सही कहा। चलिए अपनी सूची को आगे बढ़ाते हैं और नागरिक सम्मानों तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करते हैं। प्रश्न 33। जाकिर हुसैन को 2023 में किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर पद्म विभूषण। प्रश्न 34। व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर के बिड़ला फाउंडेशन। सही। प्रश्न 35। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर तन्वी शाह। वाह। और यहाँ पे बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब पहली भारतीय महिला का ग्रैमी जीतना, ये तथ्य सच में बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं भी यही कहूंगी। जाकिर हुसैन जी को 2023 का पद्म विभूषण मिलना और तन्वी शाह का ग्रैमी, ये नागरिक और वैश्विक सम्मानों का जो संगम है ना, ये भारतीय कला की पहुंच को दिखाता है। और व्यास सम्मान के लिए के बिड़ला फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का योगदान भी बहुत जरूरी है। हाँ, निजी संस्थाओं का साहित्य में योगदान काफी बड़ा है। अब हम अपनी सूची के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां खेल, साहित्य और मनोरंजन के कुछ और वैश्विक सम्मान शामिल हैं। प्रश्न 36। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था, कब हुई थी? उत्तर 1991-92। प्रश्न 37। बुकर पुरस्कार केवल किस भाषा में लिखे गए उपन्यासों के लिए दिया जाता है? उत्तर अंग्रेजी। जी। प्रश्न 38। 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? उत्तर दीपिका पादुकोण। बहुत खूब। प्रश्न 39। बेशी अवार्ड किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? उत्तर यूएसए। इन तथ्यों के माध्यम से कला के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर चर्चा करना बहुत लाजमी है। यूएसए में दिया जाने वाला बेशी अवार्ड, जो कि नृत्य के लिए है, और 2020 में एक भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड मिलना, ये सब कला की सीमाओं को तोड़ता है। बिल्कुल। मनोरंजन जगत की ये वैश्विक पहुंच सच में प्रभावित करती है। चलिए अब कदम बढ़ाते हैं कृषि, कला और अर्थशास्त्र की दुनिया की तरफ। प्रश्न 40। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न 41। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है? उत्तर मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया।
प्रश्न 42, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर 1998। जी। और प्रश्न 43, कलिंग रत्न सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर ओडिशा। इस चरण में एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कैसे अलग-अलग राज्य, जैसे मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान और उड़ीसा का कलिंग रत्न सम्मान, अपनी प्रतिभाओं को सराह रहे हैं, और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर नोबेल और विश्व खाद्य पुरस्कार जैसी उपलब्धियां हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा तालमेल है क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मानों का। हमारी ये क्रमानुसार सूची हम अपने छठे चरण में प्रवेश कर रही है, जहां शांति, खेल और ऐतिहासिक खोजों से जुड़े प्रश्न हैं। प्रश्न 44, किस गायक को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर भूपेन हजारिका। प्रश्न 45, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर शेख मुजीबुर रहमान। बिल्कुल। प्रश्न 46, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? उत्तर ओइनम बेम्बिम देवी। ये बहुत प्रेरणादायक है। प्रश्न 47, 1926 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार असतत संरचना की खोज के लिए किसे मिला? उत्तर जीन बैप्टिस्ट पेरिन। और प्रश्न 48, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? उत्तर तीरंदाजी। शांति, जो गांधी पुरस्कार के रूप में दिखी, से लेकर खेल में तीरंदाजी और महिला फुटबॉल और फिर विज्ञान में भौतिकी तक, ये विविध सफर सच में बहुत रोचक है। एकदम सच कहा आपने। एक ही सूची में शांति, खेल और विज्ञान का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, और महिला फुटबॉल में वो पहला पद्मश्री वाकई एक ऐतिहासिक पल है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब हम अपने इस गहन सत्र के अंतिम और 7वें चरण पर पहुंच गए हैं। आइए इसे भी पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करते हैं। प्रश्न 49, एबल पुरस्कार को अक्सर किस विषय का नोबेल कहा जाता है? उत्तर गणित। प्रश्न 50, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1952। जी। प्रश्न 51, 2020 में प्रिंसेस डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर फ्रिया ठकराल। बहुत खूब। और अब इस सूची का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 52, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर गीतांजलि। प्रश्न 53, अमजद अली खान ग्वालियर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उत्तर है सरोद। सरोद की ध्वनि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। हाँ, और अमजद अली खान साहब ने इसे जो वैश्विक पहचान दी है वो सच में अतुलनीय है। सरोद और उस्ताद अमजद अली खान साहब का नाम तो जैसे एक दूसरे का पर्याय बन चुका है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपनी उंगलियों के जादू से जो गहराई उन्होंने दी है वो अद्वितीय है। बिल्कुल। हमारे सुनने वालों को ये बात विचार करने पर मजबूर करेगी कि हमारी पारंपरिक कला और ये वाद्य यंत्र हमारे सांस्कृतिक ताने बाने का कितना अहम हिस्सा है। जब ऐसे दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है तो असल में उस पूरी परंपरा को सम्मानित किया जाता है जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के जरिए जीवित है। एकदम सही। अब शास्त्रीय संगीत से अगर हम भारतीय सिनेमा के सुरीले सफर की ओर बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो जाता है। प्रश्न 54, किस गायक या गायिका को 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है आनंद मिलिंद। आनंद मिलिंद की जोड़ी ने 90 के दशक में जो संगीत दिया वो आज भी लोगों की जुबान पर है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के नाम पर दिया जाने वाला ये पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता का बहुत बड़ा पैमाना है। हाँ, लता जी का नाम ही संगीत की शुद्धता का प्रतीक है। बिल्कुल। इसलिए ये पुरस्कार उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्होंने संगीत को एक कला के रूप में सचमुच समृद्ध किया है। और अब खेल के मैदान से हमारे देश का एक सबसे बड़ा तथ्य देखते हैं। प्रश्न 55, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? उत्तर है 1, सचिन तेंदुलकर। जब हम इस पूरे पहले खंड को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उभरती है। हाँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा के लिए डायना अवार्ड, साहित्य के लिए नोबेल, शास्त्रीय संगीत के लिए सरोद वादन की पहचान और खेल के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मानव उत्कृष्टता सच में किसी एक विधा तक सीमित नहीं है।
सचिन तेंदुलकर का एकमात्र खिलाड़ी के रूप में भारत रत्न पाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है। सही बात है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जब सचिन मैदान पर उतरते थे तो पूरा देश अपनी सारी दूरियां भुलाकर एक हो जाता था। तो ये भारत रत्न असल में उस एकजुट करने वाली भावना को दिया गया सम्मान है। चलिए, इसी अद्भुत भावना के साथ हम अपनी चर्चा के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इतिहास रचने वाले व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रश्न 56, शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है बर्था वॉन सटनर। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है पहली बार होने का महत्व। बिल्कुल, जब भी इतिहास में कुछ पहली बार होता है तो वो केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, वो एक व्यवस्थागत बदलाव का प्रतीक होती है। हाँ, जैसे एक नया रास्ता खुल जाना। एकदम सही। बर्था वॉन सटनर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि जब कोई महिला पहली बार शांति का नोबेल जीतती है तो वह आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की महिलाओं के लिए एक बंद दरवाजा खोलने जैसा होता है। ये स्थापित करता है कि वैश्विक शांति की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका कितनी केंद्रीय और महत्वपूर्ण है। और इसी पहली बार की कड़ी में हमारा अगला प्रश्न एक ऐसे महान भारतीय नेता के बारे में है जिनका नाम सादगी और कर्तव्य निष्ठा का पर्याय है। प्रश्न 57, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी को मरणोपरांत ये सम्मान देना मुझे लगता है कि राष्ट्र की सामूहिक स्मृति को संजोने का एक बहुत ही भावुक तरीका था। बिल्कुल, ये बात गहराई से सोचने वाली है। आधुनिक समाज अक्सर अपने नायकों को जल्दी भूल जाता है। ऐसे में देश का अपने सपूतों को उनके जाने के बाद भी सर्वोच्च सम्मान देना एक राष्ट्र के चरित्र को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नेतृत्व ऐसा था जिसने देश को मुश्किल वक्त में जय जवान जय किसान का नारा दिया। हाँ, उन्हें पहला मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी जो पूरा देश महसूस कर रहा था। अब राष्ट्रीय सम्मानों से हम एक बार फिर खेल प्रतिभाओं की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 58, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित है? उत्तर है बास्केटबॉल। अमूमन हमारे देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को उतनी रोशनी नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसे पुरस्कार परिदृश्य को बदल रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। बिल्कुल, बास्केटबॉल जैसे खेल में विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार मिलना ये साबित करता है कि खेल के हर मैदान पर भारतीय प्रतिभाएं पसीना बहा रही हैं और अब व्यवस्था उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी रही है। जब ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है तो देश भर के छोटे शहरों में प्रैक्टिस कर रहे बच्चों को एक उम्मीद मिलती है। एकदम सही कहा आपने। शिक्षा और साहित्य समाज की नींव होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न इसी नींव को मजबूत करने वाले एक व्यक्तित्व से जुड़ा है। प्रश्न 59, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनोज दास किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर है साहित्य और शिक्षा। मनोज दास जी ने अपनी द्विभाषी लेखनी ओडिया और अंग्रेजी से जो वैचारिक समृद्धि दी है, पद्म भूषण उसी का सम्मान है। बिल्कुल, किसी भी समाज का विकास केवल सड़कों या इमारतों से नहीं होता, बल्कि विचारों से होता है। सही कहा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को जब देश का इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो वो असल में पूरे बौद्धिक समाज के योगदान को एक स्वीकृति देने जैसा है। अब बात करते हैं एशिया के एक ऐसे सम्मान की जिसकी अपनी एक अलग ही गरिमा है। प्रश्न 60, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1957। 1950s का दशक एशिया के लिए बहुत उथल-पुथल और नवनिर्माण का समय था। हाँ, यही कारण है कि 1957 का ये वर्ष इतना ऐतिहासिक है। बिल्कुल, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में शुरू हुआ ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। इसकी शुरुआत का वर्ष जानना हमें उस कालखंड से जोड़ता है जब एशिया में एक नए तरह के नेतृत्व को पहचानने की शुरुआत हो रही थी। आइए अब हम अपने तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो इस बारे में है कि कैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रश्न 61, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? उत्तर है अरुंधति रॉय। इस जीत ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए एक नया सवेरा ला दिया था। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे भारतीय लेखकों में ये आत्मविश्वास जाग गया कि हमारी स्थानीय कहानियां भी वैश्विक पाठकों को बांध सकती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 1997 का वो बुकर पुरस्कार एक निर्णायक मोड़ था।
अरुंधति रॉय ने जिस रचनात्मकता के साथ केरल के एक छोटे से गांव की कहानी को बुना, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये वैश्विक मंच पर भारतीय कलम की ताकत का बहुत ही शानदार उदाहरण है। और ये वैश्विक अपील सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सिनेमा में भी इसका जलवा दिखा है। हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। प्रश्न 62। किस फिल्म निर्देशक को द डिसाइपल के लिए वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला? उत्तर है चैतन्य तम्हाणे। वेनिस फिल्म महोत्सव का महत्व समझना यहाँ बहुत जरूरी है। यह दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है। हाँ, और वहाँ द डिसाइपल जैसी फिल्म का जाना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। ये फिल्म भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार के संघर्ष की बहुत ही बारीक कहानी है। इसके लिए चैतन्य तम्हाणे को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिलना बताता है कि हमारी कहानियों को पर्दे पर उतारने का तरीका अब वैश्विक मानकों की कतार में सबसे आगे है। एकदम सही। अब हम एक ऐसे प्रश्न की ओर आते हैं जो भारत की विशाल और समावेशी सोच का प्रतीक है। प्रश्न 63 भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय यानी विदेशी व्यक्ति कौन थे? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम अत्यंत आदर के साथ सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। हाँ, ये इस बात का परिचायक है कि भारत की नज़र में महानता और मानवता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तूनों के बीच अहिंसा का जो अलग जगाया, वो अद्वितीय था। एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना हमारे देश की उस गहरी सांस्कृतिक सोच को दर्शाता है, जो शांति के पुजारियों का सम्मान करने में राजनीतिक सीमाओं को नहीं देखती। बहुत खूब कहा आपने। अब साहित्य की दुनिया की अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 54। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? उत्तर है पुष्पा भारती, उनकी पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए। अपनी भाषा और अपनी स्मृतियों को सहेजना किसी भी समाज के लिए बहुत अहम होता है। हाँ, और व्यास सम्मान भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बिल्कुल। पुष्पा भारती जी को उनके संस्मरण के लिए ये सम्मान मिलना हमारे समृद्ध साहित्यिक इतिहास को सहेजने का प्रयास है। संस्मरण केवल एक व्यक्ति की यादें नहीं होते, वे अपने समय के समाज और संस्कृति का एक आईना होते हैं, जो शब्दों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक सफर करते हैं। कला और संस्कृति के इसी संरक्षण से जुड़ा हमारा अगला तथ्य है। प्रश्न 65 संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं था। आजादी के तुरंत बाद का समय था ना वो? बिल्कुल। जब देश के सामने गरीबी और निर्माण की अनगिनत चुनौतियां थीं, तब राजधानी में कला और संगीत के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी बनाना एक बहुत बड़ा विजन था। ये इस बात का प्रतीक था कि एक राष्ट्र का निर्माण केवल ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा को पोषित करने से होता है। अब हमारी चर्चा एक ऐसे रोचक मोड़ पर आ गई है जहां हम सिनेमा, कॉर्पोरेट जगत और पुरस्कारों के बदलते स्वरूप पर नजर डालेंगे। ये हमारा चौथा खंड है। प्रश्न 66। पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? उत्तर है नरगिस दत्त। फिर से वो पहली बार वाला रोमांचक पहलू। हाँ, एक समय था जब सिनेमा को समाज में शायद उतनी गंभीरता और सम्मान से नहीं देखा जाता था। और यही सम्मान की सबसे बड़ी खासियत है। नरगिस दत्त का पद्मश्री पाना भारतीय सिनेमा के लिए एक वैध और अत्यंत सम्मानजनक कला रूप के तौर पर स्वीकृति की मुहर थी। इसने समाज के नजरिए को बदला और ये स्थापित किया कि एक अभिनेत्री का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि वो समाज को दिशा देने वाली एक सशक्त कलाकार है। और ये सम्मान केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं रुका है। प्रश्न 67 फिल्म जय हो के लिए AR रहमान के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले अन्य भारतीय कलाकार कौन थे? उत्तर है गुलजार और तन्वीशा। जब जय हो की धुन पर पूरी दुनिया झूमी, तो वो भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा क्षण था। बिल्कुल, ग्रैमी पुरस्कार संगीत की दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। वहाँ AR रहमान के संगीत के साथ गुलजार साहब के गहरे बोल और तन्वी शाह की आवाज का एक साथ इतिहास रचना हमारी वैश्विक अपील को सिद्ध करता है, जो भाषा की बाधाओं को आसानी से पार कर जाती है। अब कला और सिनेमा से निकलकर एक बिल्कुल अलग, लेकिन आज के समय के सबसे जरूरी क्षेत्र की बात करते हैं। प्रश्न 68। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? उत्तर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिरता।
हमारी सुनने वालों के लिए अगर इसे आसान भाषा में समझें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कोई कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा ना देखे। बिल्कुल, बल्कि उसका काम करने का तरीका पारदर्शी हो और वो पर्यावरण और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। आपने इसे बहुत ही सरलता से समझाया है। ये पुरस्कार प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब पुरस्कार केवल कला या खेल तक सीमित नहीं रहे। हाँ, आज के समय में व्यापार कैसे किया जा रहा है, ये कितना व्यापार किया जा रहा है, उससे ज्यादा मायने रखता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस आधुनिक आवश्यकता को मान्यता देता है कि एक सफल व्यापार वही है जो नैतिक हो। व्यवस्था में बदलाव की बात हो रही है तो खेल पुरस्कारों के विकास से जुड़ा ये अहम प्रश्न देखना जरूरी है। प्रश्न 69 अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर है 15 लाख। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो एक खिलाड़ी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। उपकरणों का खर्च, ट्रेनिंग, डाइट, इन सब में बहुत पैसा लगता है। पुरस्कार राशि को सीधे 5 लाख से 15 लाख कर देना ये सुनिश्चित करता है कि जो खिलाड़ी अपना पूरा जीवन देश का नाम रोशन करने में लगा रहे हैं, उन्हें एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा भी मिले। बिल्कुल, ये प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का एक ठोस तरीका है। कॉरपोरेट और वैश्विक कूटनीति से जुड़ा हमारा अगला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रश्न 70 2020 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? उत्तर है एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के बीच के पुल को दर्शाता है। एन चंद्रशेखरन जैसे दिग्गज भारतीय कॉरपोरेट लीडर और उनके अमेरिकी समकक्ष का एक साथ सम्मानित होना बहुत कुछ रेखांकित करता है। हाँ, ये बताता है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों के बीच मजबूत और पारदर्शी व्यापारिक रिश्ते कितने अहम हैं। ये दिखाता है कि लीडरशिप अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। गहन चर्चा के अंतिम और सबसे विचारोत्तेजक खंड की ओर पहुंच चुके हैं। ये खंड समाज कल्याण, शांति और हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित है। प्रश्न 71 एमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? उत्तर है टेलीविजन। टेलीविजन ने पिछले कुछ दशकों में मानव समाज की सोचने समझने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है। हाँ, ये हर घर तक पहुंचने वाला सबसे सुलभ माध्यम है। एमी अवार्ड्स इसी माध्यम की रचनात्मकता, उसके तकनीकी विकास और समाज पर उसके प्रभाव को दुनिया भर में सम्मानित करते हैं। ये बताता है कि छोटे पर्दे की कहानियों का असर कितना बड़ा हो सकता है। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही विशेष और मानवीय क्षेत्र, जिससे हमारा अगला प्रश्न जुड़ा है। प्रश्न 72 अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उत्तर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल, कल्याणकारी अर्थशास्त्र को अगर हम गहराई से समझें तो ये सिर्फ जीडीपी नंबरों या बड़े बड़े ग्राफ का खेल नहीं है। अमर्त्य सेन जी ने अर्थशास्त्र की दिशा ही मोड़ दी थी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आर्थिक विकास का क्या फायदा अगर वो सबसे गरीब और कमजोर इंसान के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता का सुधार नहीं ला पा रहा है। उन्हें इस काम के लिए नोबेल मिलना ये साबित करता है कि अर्थशास्त्र का असली उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, सिर्फ संपत्ति जुटाना नहीं। हमारी संस्कृति की जड़ों और राज्यों की भूमिका से जुड़ा अगला कक्ष बहुत दिलचस्प है। प्रश्न 73 लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर है मध्य प्रदेश, वर्ष 1984 में। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वर्ष 1984। ये तथ्य हमें बताता है कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इतने दशकों पहले राज्य स्तर पर ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार शुरू करना कला के प्रति उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राज्य अपनी संस्कृति और उसके दिग्गजों को सहेजने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पहचान। प्रश्न 74 पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी कौन थी?
उत्तर है गुरु M.K. सरोजा या नर्तकी नटराज। गुरु M.K. सरोजा और नर्तकी नटराज जैसे नाम हमारी अत्यंत प्राचीन और समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपरा के ध्वजवाहक हैं। किसी महिला नर्तकी को पद्मश्री जैसी आधिकारिक मान्यता मिलना एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, कि हमारी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक भारत में न केवल पूजा जा रहा है, बल्कि उन्हें राज्य के सर्वोच्च स्तर पर पूरे सम्मान के साथ सहेजा और सराहा भी जा रहा है। और आज के हमारे श्रोतों का अंतिम प्रश्न, जो एक बहुत ही गहरा और कालजयी संदेश देता है। प्रश्न 75/2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान। गांधी जी का नाम ही शांति और अहिंसा का दूसरा रूप है। और गांधी शांति पुरस्कार उसी अहिंसा और सद्भावना के विचार का जश्न है जो महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिया था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया जाना इस बात की तस्दीक करता है कि शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों का प्रभाव सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं था। पूरे उपमहाद्वीप और मानवता के लिए वो एक प्रेरणा थे। सिनेमा के इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 76, ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। मदर इंडिया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक ऑस्कर नामांकन नहीं था, ये भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर था, एक नई शुरुआत थी। एकदम सही कहा आपने। उस दौर में वैश्विक मंच पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। सिनेमा से अब सुरों की दुनिया में आते हैं। प्रश्न 77, भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? किराना घराना। किराना घराना, जिनकी गायकी में जो गहराई थी वो सीधा रूह में उतर जाती थी। बिल्कुल। स्वर का जो ठहराव किराना घराने की पहचान है, वो उनके गायन में स्पष्ट झलकता था। तो ये था हमारा पहला चरण। अब हम विज्ञान और संगीत के दिग्गजों की ओर बढ़ते हैं। यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। प्रश्न 78, किस भारतीय वैज्ञानिक को पद्म विभूषण और नोबेल पुरस्कार दोनों मिले हैं? सीवी रमन। सीवी रमन, रमन प्रभाव वाले। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है। सच में। अब वापस एक बार वाद्य यंत्रों की मधुर दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 80, हरिप्रसाद चौरसिया को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2000। वर्ष 2000। बांसुरी को उन्होंने जो मुकाम दिलाया है वो सच में अद्भुत है। एक लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच का मुख्य हिस्सा बना देना, ये उनकी साधना ही है। बिल्कुल। इसी तरह एक और वाद्ययंत्र के दिग्गज की बात करते हैं। प्रश्न 80, अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तबला। तबला। उन्होंने तो जैसे तबले की भाषा ही बदल दी थी। हाँ, मतलब पहले जो वाद्य यंत्र सिर्फ संगत के लिए था, उसे उन्होंने स्वतंत्र पहचान दिलाई। क्या बात है। अब विज्ञान और समाज सेवा के एक बहुत ही अहम हिस्से चिकित्सा की तरफ चलते हैं। प्रश्न 81, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय जी। चिकित्सा और सैन्य क्षेत्र दोनों में इनका काम बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत खूब। अब हमारी इस चर्चा के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जो पूरी तरह से वैश्विक और राष्ट्रीय पुरस्कारों पर है। प्रश्न 82, एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टेलेग्रांड। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का सबसे बड़ा सम्मान। बहुत बढ़िया। खेल के मैदान की बात करें तो खिलाड़ियों के पीछे गुरुओं का हाथ होता है। प्रश्न 83, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1985। 1985। ये बहुत जरूरी कदम था भारतीय खेलों के लिए। बिल्कुल। बिना कोच के कोई भी खिलाड़ी उस शीर्ष तक नहीं पहुंच सकता। सही कहा। अब शब्दों की उस दुनिया में चलते हैं जो समाज का आईना होती है। प्रश्न 84, बुकर प्राइज 2023 के विजेता कौन है? पॉल लिंच। और इनकी रचना का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग। साहित्य हमेशा हमारे सोचने का दायरा बढ़ाता है। और अब हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी लोक कला की बात। प्रश्न 85, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी 2021 का संबंध किस कला से है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, बिहार की वो खूबसूरत कला। जी। और इन क्षेत्रीय कलाओं को जब इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वो पूरी परंपरा का सम्मान होता है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय सम्मानों की बात हो रही है तो सिनेमा को कैसे भूल सकते हैं। प्रश्न 86, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954। 1954। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे समाज में उत्कृष्टता को हर रूप में पहचाना जा रहा है। अब हम अपने अंतिम चरण में हैं, खेल, साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न 87,
किस भारतीय को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन आर। और ये सम्मान उन्हें चिकित्सा, विशेषकर कैंसर उपचार के लिए मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन, समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक चिकित्सा पहुंचाने का उनका काम सच में महान है। बिल्कुल, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। इंसानियत की बात से अब वापस खेल के मैदान के जोश की तरफ आते हैं। प्रश्न 88, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन की जोड़ी है। सात्विक और चिराग, डबल्स में इन्होंने जो कमाल किया है वो पूरे देश ने देखा है। हाँ, इनकी ऊर्जा और तालमेल सच में देखने लायक होता है। एकदम। अब हमारे देश की आत्मा यानी हमारी भाषाओं की बात। प्रश्न 89, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है? 24 भाषाएं। 24 भाषाएं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 24 भाषाओं में 22 संवैधानिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल है। ये पुरस्कार हमारी भाषाई विविधता को बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। बिल्कुल, भारत की यही तो खासियत है, इतनी विविधता में भी एकता। चलिए, अब हम आज की चर्चा के अंतिम तथ्य पर आ गए हैं। प्रश्न 90, 1926 में पल्स की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था? जोहान्स फिबिगर। जोहान्स फिबिगर, चिकित्सा के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम। प्रश्न 91, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सीधा उत्तर है साहित्य, और ब्रैकेट में जो अहम जानकारी है वो ये है कि ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। जब साहित्य की बात आती है ना, तो भारतीय ज्ञानपीठ का नाम देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्थाओं में शुमार होता है। मूर्ति देवी पुरस्कार का संदर्भ समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये पुरस्कार ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माता मूर्ति देवी की स्मृति में स्थापित किया गया था। मतलब ये सिर्फ किसी अच्छी कहानी या कविता भर को नहीं दिया जाता होगा। एकदम सही। इसका मुख्य जोर उन रचनाओं पर होता है जो भारतीय दर्शन, हमारे जीवन मूल्यों और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको रेखांकित करती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ जैसी संस्थाएं मेरा मतलब है वे केवल किताबें छापने या लेखकों को सम्मानित करने तक सीमित नहीं है। हाँ, वे एक तरह से उस बौद्धिक संपदा का संरक्षण कर रही हैं जो पीढ़ियों तक समाज का मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल। जब किसी लेखक को मूर्ति देवी पुरस्कार मिलता है ना, तो वो इस बात की आधिकारिक मोहर होती है कि उसकी कलम ने समाज की चेतना को झकझोरा है। साहित्य से समाज की चेतना जगती है और विजुअल मीडियम यानी सिनेमा से वही चेतना एक बड़े पर्दे पर साकार होती है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 92। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। देखिए, सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो अहमियत है वो किसी भी अन्य सम्मान से कहीं ऊपर है। इसे तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हाँ, और यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट शब्द का वजन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि किसी कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब अपने जीवन के कई दशक, कैमरे के सामने अपनी कला को निखारने में लगा दिए हैं। वहीदा रहमान जी की जो कलात्मक विरासत है वो बेमिसाल है। बिल्कुल। प्यासा से लेकर गाइड और खामोशी जैसी फिल्मों में उन्होंने जो अभिनय के मानक तय किए हैं, हाँ, वे आज भी अभिनय सीखने वालों के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह हैं। सही कहा। ये पुरस्कार उनके धैर्य, उनकी गरिमा और सिनेमा में उनके उस अविस्मरणीय योगदान को एक स्वीकृति देता है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि जो सिनेमाई काम अपने समय से आगे का होता है ना, वो दशकों बाद भी प्रासंगिक बना रहता है। एकदम। वहीदा जी का जिक्र आते ही उनके किरदारों की वो संजीदगी आंखों के सामने तैरने लगती है। उनकी ये उपलब्धि वाकई समय की सीमाओं से परे है। खैर, अब सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से निकलकर हम देश के उन नागरिक सम्मानों की बात करते हैं जो हमारी राष्ट्रीय पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी। प्रश्न 93, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष किस अवसर पर की जाती है? इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस। इस तथ्य में अगर गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व छिपा है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को लेकर। हाँ, गणतंत्र दिवस वो दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत असल मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना था। और गणतंत्र का मूल अर्थ यही है कि देश की असली ताकत उसके आम नागरिकों में बसती है। तो इस राष्ट्रीय पर्व पर इन पुरस्कारों की घोषणा करने का संदेश काफी स्पष्ट है। बिल्कुल।
ये संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ राजनीतिक गलियारों या कुछ सरकारी दफ्तरों से नहीं होता। खेतों में काम करने वाले जो हमारे किसान हैं, दूर-दराज के इलाकों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, विलुप्त हो रही कलाओं को बचाने वाले कारीगर और समाज सुधारक, यही सब राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जी हाँ, ये राष्ट्र द्वारा अपने उन रत्नों को सलाम करने का एक तरीका है जो बिना किसी शोर शराबे के देश की प्रगति में अपना मौन लेकिन बहुत ही ठोस योगदान दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब हम अखबारों में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे नाम होते हैं जिन्हें हम शायद पहली बार सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका काम दशकों पुराना और बेहद प्रभावशाली होता है। बिल्कुल। अब इसी तरह की उत्कृष्टता जब हमारी भौगोलिक सीमाओं को पार कर वैश्विक मंच पर पहुंचती है तो वो हमारा अगला प्रश्न बन जाता है। मार्क, चलिए देखते हैं। प्रश्न 94, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय बैंड ने जीता? इसका उत्तर है शक्ति और ब्रैकेट की जानकारी है एल्बम दिस मोमेंट। वैश्विक मंच पर श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। ग्रैमी अवार्ड्स को तो संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मंच माना ही जाता है और सबसे प्रतिस्पर्धात्मक भी। शक्ति बैंड की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये जॉन मैक्लोगन, उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे दिग्गजों का एक फ्यूजन बैंड है ना? हाँ, एक ऐसा फ्यूजन बैंड जिसने 1970 के दशक में पूर्व और पश्चिम के संगीत को जोड़ने की शुरुआत की थी। कई दशकों के बाद एक साथ आकर दिस मोमेंट एल्बम बनाना और उसके लिए ग्रैमी में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जीतना, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी जैज का जो मेल उन्होंने तैयार किया है उसकी अपील यूनिवर्सल है। सफर ये बताता है कि असली कला को किसी एक दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। एकदम सही। और ऐसे ही रास्ते बनाने की बात करें तो विज्ञान की दुनिया में भी कई बार ऐसे दरवाजे खोलने पड़ते हैं जो पहले कभी किसी के लिए नहीं खुले थे। अगला प्रश्न उसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में है। प्रश्न 95, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर है असीमा चटर्जी और ब्रैकेट की जानकारी है रसायन विज्ञान 1961। देखिए, अगर मैं कहूं तो ये इस पूरी सूची के सबसे प्रेरक बिंदुओं में से एक है। 1961 के दशक में भारत की कल्पना करना बहुत जरूरी है। उस समय विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति लगभग न के बराबर थी। हाँ, बिल्कुल ना के बराबर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। और असीमा चटर्जी का रसायन विज्ञान में ये पुरस्कार जीतना कोई सामान्य घटना तो बिल्कुल नहीं थी। एकदम नहीं। उनका जो काम था वो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होने वाले औषधीय रसायनों पर था, जिसका उपयोग मलेरिया और मिर्गी जैसी बीमारियों के इलाज में हुआ। उस दौर में जब महिलाओं के लिए प्रयोगशालाओं तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनका यह शीर्ष वैज्ञानिक सम्मान हासिल करना वाकई एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की उन सभी महिलाओं के लिए एक बंद दरवाजा खोल दिया जो विज्ञान की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थीं। 1961 में वह सम्मान हासिल करना आज भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका संघर्ष और उनकी सफलता यह साबित करती है कि विज्ञान सिर्फ उपकरणों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से भी आगे बढ़ता है। सही बात है। चलिए, अब विज्ञान की दुनिया से आगे बढ़कर हम देश की नीतियों, कृषि और सामाजिक न्याय की दिशा तय करने वाले व्यक्तित्वों की तरफ मुड़ते हैं। ये राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। जी। प्रश्न 96, किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा हुई? इस प्रश्न का सटीक उत्तर है चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। और इसके साथ ब्रैकेट में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो ये है कि साथ ही MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को भी। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और हमारी ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष है। हम जो स्रोत सामग्री है उसी के आधार पर ये देख रहे हैं कि इन हस्तियों को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। बिल्कुल। और अगर हम इन नामों को देखें तो ये एक बहुत ही व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। हाँ, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकारों और कृषि नीतियों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने का काम किया। दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में
1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हुए थे। जी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। इसी तरह एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और कर्पूरी ठाकुर जी ने हाशिए पर खड़े समाज के लिए सामाजिक न्याय की नीतियां लागू की। बिल्कुल। मरणोपरांत ये सम्मान दिए जाने का सीधा सा अर्थ ये है कि इन व्यक्तियों द्वारा बोए गए बीज आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं, जिनकी छांव में पूरा देश खड़ा है। इन सभी व्यक्तित्वों का प्रभाव वाकई इतना गहरा है कि उसके बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना मुश्किल है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की इस व्यापकता के बाद हम वापस साहित्य की दुनिया की एक और महत्वपूर्ण पहल पर लौटते हैं। चलिए। प्रश्न 97। व्यास सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1991 और ब्रैकेट में जानकारी है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये जो तथ्य है ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें कला और साहित्य के पोषण के एक अलग मॉडल के बारे में बताता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार या राज्य की होती है। हाँ, लेकिन 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान की शुरुआत ये दर्शाती है कि निजी संस्थाओं की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। ये सम्मान विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। तो एक तरह से इस तरह के प्रयास एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जहां लेखकों को केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एकदम सही। उन्हें निजी क्षेत्र से भी आर्थिक संबल और राष्ट्रीय पहचान मिलती है। ये समाज के एक वर्ग द्वारा अपनी भाषा और अपने साहित्य को सम्मानित करने के लिए आगे आने का एक शानदार उदाहरण है। जब समाज के अलग अलग हिस्से, चाहे वो सरकार हो या कोई निजी संस्था, अपनी कला और साहित्य को इस तरह संजोने लगे, तो भाषा का विकास अपने आप तेज हो जाता है। बिल्कुल। भाषा और साहित्य के इसी विकास से अब हम सुरों की उस दुनिया में चलते हैं जो सदियों से भारत की सांस्कृतिक पहचान रही है। प्रश्न 98। तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है पंडित गणपति भट्ट और ब्रैकेट में जानकारी दी गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तानसेन का नाम आते ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वो समृद्ध और प्राचीन परंपरा जहन में आ जाती है जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के जरिए जीवित है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये तानसेन सम्मान कोई आम पुरस्कार तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है। पंडित गणपति भट्ट जैसे दिग्गजों को यह सम्मान मिलना इस बात को सुनिश्चित करता है कि शास्त्रीय संगीत की जो गहरी जड़ें हैं उन्हें आज भी सम्मान के साथ सींचा जा रहा है। क्योंकि आधुनिक और पॉप संगीत के शोर शराबे के बीच जहां संगीत अक्सर रातों रात वायरल होने की चीज बन गया है, वहां शास्त्रीय संगीत साधना और जीवन भर के धैर्य की मांग करता है। ऐसे सम्मान उन कलाकारों की तपस्या को मान्यता देते हैं जो अपना पूरा जीवन बस एक राग की शुद्धता और सुरों की बारीकियों को समझने में लगा देते हैं। साधना और एकाग्रता से जो संगीत उपजता है ना, वो सीधे आत्मा को छू लेता है। खैर, संगीत की ही बात चल रही है तो हमारा अगला प्रश्न एक ऐसी धुन के बारे में है जिसने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इतिहास रच दिया। मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये कौन सा गाना है। प्रश्न 99। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय गाने ने जीता? इस प्रश्न का उत्तर है नाटू नाटू और संगीतकार है MM कीरावानी। ऑस्कर के मंच पर यह जीत भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ थी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की जो कैटेगरी है उसको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि भारतीय फिल्मों में गाने हमेशा से एक अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी दुनिया अक्सर इन्हें कहानी में रुकावट मानती थी। नाटू नाटू ने उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, ये फिल्म की कहानी, उसकी ऊर्जा और उसके विद्रोह को आगे बढ़ाता है। और MM कीरावानी जी जो दशकों से भारतीय सिनेमा में बेहतरीन संगीत दे रहे हैं, उनका इस वैश्विक मंच पर सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ऑस्कर जो कि दुनिया के सबसे बड़े सिने मंचों में से एक है, वहाँ ओरिजिनल संगीत के रूप में इस गाने की स्वीकृति का मतलब है कि पश्चिमी दुनिया ने भारतीय ताल, हमारी जटिल कोरियोग्राफी और हमारी सिनेमाई अभिव्यक्ति की मौलिकता का लोहा माना है। ये जीत ये घोषणा करती है कि हमारा मूल संगीत वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र और उत्कृष्ट कला का रूप है। उस ऑस्कर समारोह में नाटू नाटू के लाइव प्रदर्शन के दौरान वहां बैठे दुनिया भर के दिग्गजों की जो प्रतिक्रिया थी ना, वो भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा पॉप कल्चर मोमेंट बन गया था।
एकदम सही। अब हम ऑस्कर्स की चकाचौंध से वापस अपने देश की व्यवस्था और सम्मान के ढांचे की ओर आते हैं, जो आज की हमारी सूची का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 100, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा उत्तर है पद्म विभूषण। ये अंतिम प्रश्न हमारे देश के नागरिक सम्मानों के पूरे पदानुक्रम या कहें कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने प्रश्न 96 में चर्चा की थी कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके ठीक बाद जिस सम्मान का नंबर आता है वो पद्म विभूषण है, इसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का स्थान आता है। और पद्म विभूषण मुख्य रूप से असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, ये संरचना इसलिए बनाई गई है ताकि राज्य और समाज किसी भी क्षेत्र, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, सार्वजनिक सेवा हो या खेल हो, उसमें किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रभाव के स्तर को वर्गीकृत कर सके। ये पदानुक्रम ये सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के उत्थान में लगा दिया है, उसके उस विशिष्ट योगदान को उसी ऊंचाई का सम्मान मिले। तो इस अंतिम प्रश्न के साथ ही 10 सवालों की यानी प्रश्न 91 से 100 तक की हमारी ये यात्रा पूरी होती है। बिना भटकाव के सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक जानकारी और उसके पीछे की वजहों पर बात करने का ये अनुभव बहुत ही शानदार रहा। एक छोटी सी सूची ने हमें कितने सारे नए दृष्टिकोण दिए। बिल्कुल, आज की ये चर्चा इस बात का एक बहुत ही सशक्त प्रमाण है कि ये सभी पुरस्कार और सम्मान केवल धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि मानवीय उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। हमने आज देखा कि 1961 में असीमा चटर्जी ने रसायन विज्ञान में भटनागर पुरस्कार जीतकर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कैसे रास्ते खोले। ऑस्कर। हाँ, और हमने मूर्ति देवी और व्यास सम्मान के माध्यम से साहित्य की ताकत और निजी संस्थाओं की भूमिका को महसूस किया। और सबसे बढ़कर भारत रत्न व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों के जरिए हमने राष्ट्र निर्माण में दिए गए जीवन भर के योगदान को समझा। ये सभी नाम ये साफ करते हैं कि उत्कृष्टता किसी एक सांचे में नहीं ढलती। वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा किसी भी रूप में सामने आ सकती है। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। हर सम्मान की अपनी एक लंबी कहानी है, अपना एक संघर्ष है, और वो संघर्ष अंततः पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। और इसी प्रगति के विचार के साथ चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचारणीय पहलू की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। यह तय है कि किसी भी समाज की प्राथमिकताएं इस बात से निर्धारित होती हैं कि वो समाज किसे सम्मानित कर रहा है। आज हम कला, साहित्य और विज्ञान के इन पारंपरिक दिग्गजों के नाम पढ़ते हैं और उनकी उपलब्धियों को सराहते हैं, लेकिन भविष्य के समाज की ओर देखें तो ये सवाल जरूर मन में आता है कि जब आने वाले दशकों में इस तरह की सूचियां बनेंगी तो क्या उनमें नए युग की चुनौतियों से लड़ने वाले नायकों को भी जगह मिलेगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या जो लोग हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से बचा रहे हैं, या जो वैज्ञानिक और कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक और अस्तित्ववादी चुनौतियों से लड़ रहे हैं, उन्हें भी भविष्य में इन्हीं पारंपरिक सम्मानों के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा? ये वाकई गहराई से सोचने वाला विषय है। समय के साथ जब मानवता के सामने चुनौतियां बदल रही हैं, तो यकीनन उन चुनौतियों से पार पाने वालों को सम्मानित करने के पैमाने भी नए सिरे से परिभाषित होंगे। इसी दिलचस्प और खुले विचार के साथ ज्ञान और विश्लेषण से भरी आज की इस गहन चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। हर एक जानकारी के पीछे की कहानी जानने का ये सफर बेहद रोमांचक रहा। इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।